ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन बनाया यूरोप की कंट्रीज ने, उसी तरीके से साउथ एशिया के देशों ने भी, जो भारत या उसके आसपास के जो देश हैं, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था सार्क। ये इसका लोगो है, ताकि जो इस एरिया के जो लोग हैं, जो इस रीजन्स के जो लोग हैं, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो सके, उनके वेलफेयर की बात हो सके। हम कहीं दूर जाकर ट्रेड ना करके अपने आसपास के जो देश हैं उनके साथ में ही अब एक दूसरे को बढ़ावा दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्क का गठन हुआ। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में कहेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985, 1985 को इसका हुआ था एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1985 को, जिसमें 7 कंट्रीज ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है? काठमांडू। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? काठमांडू। कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, तो ये इसके मेंबर्स हैं। इसके फ़िलहाल अब जो है 8 मेंबर हैं। फाउंडर मेंबर इसके कितने थे? 7 मेंबर थे। अफ़गानिस्तान बाद में मेंबर बना है, ये नहीं था स्टार्ट में। ठीक है, इसके जो इस्टेब्लिशमेंट 1985 में जो इस्टेब्लिशमेंट किया था, इसकी फाउंडिंग की थी, इसमें इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी देश, इन सभी देशों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। ये इसका मैप है। यहाँ जो कंट्रियाँ आप देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी इसकी मेंबर हैं, 7 कंट्रियाँ। ठीक है, इसका मैप में आप देख सकते हैं। तो 7 कंट्रीज़ ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, इसकी फाउंडिंग की थी, और 8वां मेंबर बना था अफ़गानिस्तान। ये कब बना था? 2007 में बना था ये। ठीक है, इसका जब 14 समिट हुई थी सार्क की 2007 में, कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी ये। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया, जो 2 देश आपस में एक दूसरे को के प्रतिद्वंदी है ना, पॉलिटिकल मामलों में, तो दोनों ही देशों ने इसका वेलकम किया। ठीक है, इसमें एक मत थे दोनों देश, पाकिस्तान और भारत। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका एम होता है कि वो क्यों बनाया गया है। ठीक है, उसका काम क्या है? तो उसका काम है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के लोगों के कल्याण के लिए बात करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक के लिए काम करेंगे, सोशल एस्पेक्ट पर काम करेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव माना गया। स्ट्रेंथन सेलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाने की बात, मतलब ये देश आपस में मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इस तरीके से कोऑपरेट करेंगे कि इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। किसी रॉ मटेरियल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपस में ही एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, जो ये मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है, कोऑपरेशन among themselves as well as with the other developing countries and international and regional organizations। ठीक है, तो जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी कोऑपरेशन करना, और जो अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी कोऑपरेशन की बात ही करते हैं। मेंटेन पीस इन द रीजन, तो ये क्षेत्र है पूरा, इसमें शांति बनाए रखना, ये इसके ऑब्जेक्टिव इसके तय किए गए थे। ठीक है, आप हिंदी में भी इसको नोट कर सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं।
ठीक है। एक है, इसके अलावा फिर बात की कि साफ्ता। साफ्ता क्या है? ये है फ्री ट्रेड की बात इन्होंने की। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन किया गया था कब? 2004 में, और ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2006 को। इसमें इन्होंने ये बातें निर्धारित की कि जो ये पूरे मेंबर जो है इसके सार्क के जो मेंबर्स हैं, ये आपस में ट्रेड को बढ़ावा देंगे। ठीक है, मुक्त व्यापार की इन्होंने बात की कि कोई किसी तरीके का जो टैरिफ वगैरह है वो नहीं होगा, या रिड्यूस उसको करने की बात की। और तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक मामलों में आगे बढ़ते हैं। साफ्ता का लक्ष्य 2007 तक व्यापार शुल्क को 20% तक कम करने की बात इन्होंने की। ठीक है, 20% तक इन्होंने कम करने की बात की। लेकिन इसमें मुश्किलें क्या आई? इसमें मुश्किलें ये आ रही हैं कि जो ये आपने मैप में देखा कि सबसे बड़ा जो देश है इन मेंबर्स में, सबसे बड़ा कौन है? भारत है। ठीक है, तो भारत एक बिग ब्रदर के रूप में काम करता है, बड़े भाई के रूप में। तो इनको ये लगता है कि इससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा, भारत को ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा। जो ये फ्री ट्रेड की बात जो की गई है, इससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनको नुकसान होगा। इनके मन में खतरा बना हुआ है बाकी सभी देशों में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना इसमें करना पड़ा है। हम इसके समिट की बात कर लेते हैं, जो शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी समिट कब हुई थी। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट समिट के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर जो लास्ट समिट है उसके बारे में। फर्स्ट समिट इसकी कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी 1985 को, इसका इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था। इसके अलावा लास्ट समिट जो अभी हम मानेंगे वो 18 समिट हुई थी, वो हुई थी नवंबर 2014 को काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पर? नेपाल में। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है। 1960 समिट जो होनी थी वो होनी थी पाकिस्तान में, वो नहीं हो पाई क्योंकि इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसी टाइम पर हुआ था उड़ी, जो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में काफ़ी फैला था ये। 2016 में उड़ी में अटैक टेररिस्ट के द्वारा कर दिया गया था, पाकिस्तान का उसमें हाथ था, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे। तो इस वजह से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। ठीक है, तो देखिए सार्क जो कंट्रीज़ हैं इस तरीके से उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। जैसे कि 19th जो समिट होनी थी वो नहीं हो पाई, तो काफ़ी प्रॉब्लम इसके बीच में देखने को मिल रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स पर बात कर लेते हैं। तो एक तो देखिए डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम है इन कंट्रीज़ में, लाइक जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी लंबे टाइम तक, कहने को तो वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पर मिलिट्री रूल रहा है। एक तरीके से तानाशाही वाला शासन वहाँ पर रहा है। ठीक है, या जो गवर्नमेंट बनी हुई है तो वो पूरे तरीके से डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होती है। अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनके बीच में रही हैं। इसके अलावा नेपाल में जो है मोनार्की रही है काफ़ी लंबे टाइम, और वहाँ पर फिर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किया है वहाँ के सिटीजन्स ने, और जो वहाँ के किंग थे वो काफ़ी लंबे टाइम बाद माने भी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात भी हुई। कुछ टाइम के लिए डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश भी हुई, लेकिन फिर बाद में वही स्थिति पैदा हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर भी दिक्कतें रहीं। शुरुआत में जो संविधान बनाया गया उसमें माओवादी जो थे वहाँ के वो एग्री नहीं थे, फिर बाद में फिर से संविधान बनाया गया। तो इस तरीके से क्राइसिस काफ़ी रहे हैं। नेपाल भी कहता रहा है कि इंडिया उसके मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर। जो वहाँ से जो माओइस्ट हैं नेपाल के, वो इंडिया में उन्होंने काफ़ी जो हमारे यहाँ पर जो नक्सलवाद की जो प्रॉब्लम है वो
वहाँ के जो माओवादी हैं उनका उसमें रोल प्ले रहा है। तो ये इस वजह से भी नेपाल और भारत के बीच में टेंशन देखने को रही है। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच में जो सिंगली हैं, जो श्रीलंका के हैं, और जो तमिल से वहाँ जाकर बस गए थे श्रीलंका में, ये कहा जाता है कि वो इंडियन ओरिजिन से थे। तो सिंगली और तमिल्स को लेकर भी विवाद दोनों के बीच, देशों के बीच में रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश से रिफ्यूजी प्रॉब्लम, बांग्लादेश से लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में आकर रहने लगे। तो ये सारे डिस्प्यूट इन देशों के बीच में रहे हैं। इस वजह से चूँकि सार्क के सभी मेंबर हैं, तो जब ये डिस्प्यूट आपस में रहेंगे तो कॉपरेशन की बात करना वो ठीक नहीं होगा, कॉपरेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं नेपाल जो है वो चाइना और इंडिया, ये दोनों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। ठीक है। और नेपाल में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। चाइना भी काफ़ी देर टाइम से कोशिश कर रहा है सार्क का मेंबर बनने की। ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ तक कहा है कि जो सैटेलाइट GSAT-9 है वो सार्क के नेशंस के लिए ही काम करेगी, सभी के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी डिस्प्यूट इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है BIN, इसके मेंबर कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। ठीक है। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर ये कहा है, क्योंकि ये सभी सार्क के मेंबर भी हैं, तो इन कंट्रीज़ ने ये कहा है कि एक मोटर रूट बनाएंगे जिसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। तो इस तरीके से पॉलिसीज़ तो बनाई जाती हैं। साफ्टा को लेकर भी बातचीत हुई, फ्री ट्रेड को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत आगे नहीं बढ़ पाती हैं या फिर शुरू ही नहीं हो पाती हैं। जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि डिस्प्यूट है। ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक जगह है काला पानी, उसको लेकर डिस्प्यूट अभी उभर कर सामने आया है। ठीक है। इंडिया ने अपना जो मैप जारी किया, नया मैप, उसमें जो कि ये काला पानी वाली जगह है, ये वाला ये डिस्प्यूटेड एरिया है ये। ठीक है। इसको जगह को इंडिया ने अपने मैप में शो कर दिया। अब नेपाल का ये कहना है कि ये जगह तो मतलब हमारे एरिया में आती है, उसने उसका ऑब्जेक्शन किया। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो करीब 66 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये वाला जो जोन है, ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है। मतलब नेपाल की तरफ से इसमें आया है, भारत ने भी इसमें अपना जवाब दिया है कि वो चीन डायरेक्टली कहा है कि वो किसी के कहने में अपने रिलेशन ख़राब ना करे, क्योंकि हमारे रिलेशन एक लंबे टाइम से दोनों के ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, इंडिया और नेपाल के। ठीक है। अब लेकिन चाइना ने भी धीरे धीरे नेपाल को कवर करना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी शुरू कर दी। ठीक है। और चाइना ने अपना नेपाल पर इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन नेपाल ने इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स जो सार्क कंट्रीज हैं उनके बीच में को देखने को मिलती है। अब इसके अलावा देखिए, अभी करंट का ही है कि भारत ने ये कहा कि ये जो हम आसपास के जो देश हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्रीज़ मेनली, ये आपस में मिलकर जो ये कोरोना वायरस है इसको लेकर इससे कैसे निपटा जाए, इस पर हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने यहाँ भी कोऑपरेट करने के लिए सीधा मना कर दिया। ठीक है। ये बदहाल पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा अपनी ऐड, जबकि उनके पास अगर देखा जाए तो
तो भारत से ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को ही मिलेगी, पाकिस्तान से भारत को सपोर्ट नहीं मिलने वाली इतनी। ठीक है, इससे फ़ायदा किसका होगा? पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन उसके बाद भी ऐंठ है कि भारत अगर इसका नेतृत्व करेगा, इसकी लीडरशिप करेगा, तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कहते हुए उसने बैठक छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। ठीक है, बैठक होने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी किया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में, जो दो बड़े देश हैं, इनके बीच में ही कॉपरेशन नहीं है आपस में, इंडिया पाकिस्तान, फिर सभी देशों के बीच में जो आपसी सहमति है वो नहीं बन पाती है। इस वजह से सार्क बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक हैं सार्क को लेकर। क्योंकि सार्क की तरह ही जो साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम क्या है? आसियान। ठीक है, ये इसका लोगो है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संगठन है ये। ठीक है, इसमें जो साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1967। 1967 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। ये कहाँ पर? थाईलैंड में है। जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिस डिक्लेरेशन पर साइन किए गए थे जिन मेंबर्स ने, 5 मेंबर्स स्टार्टिंग में थे, तो उसको क्या बोला गया था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, या बैंकॉक घोषणा के नाम से हिंदी में कहेंगे, बैंकॉक डिक्लेरेशन। इस पर साइन करके इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये इसके मेंबर्स हैं, टोटल कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं इसके। ये 5 जो मेंबर हैं ये फाउंडर मेंबर हैं, इन्होंने मिलकर इसको इस्टेब्लिशमेंट इसका किया था। थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। ठीक है, ये सभी आप देख पा रहे हैं 8 अगस्त 1967 1967 में ये सभी देश शामिल थे। ठीक है, ये सभी फाउंडर मेंबर हैं। इसके अलावा ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये बाद में इसका मेंबर बनी है। ब्रुनई 84 में 1984 में इसका मेंबर बना। वियतनाम उसके बाद 95 में, लियो पीडीआर 1997 में, म्यांमार 97 में, कंबोडिया सबसे लास्ट में 98 में इसका मेंबर बनता है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं इसके। इसका एक सेक्रेटरीट है। ठीक है, हेडक्वार्टर जैसे होता है। तो ये कहाँ पर है? ये जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया। ठीक है, ये इसका सेक्रेटरीट है, सचिवालय। सचिवालय के तो सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं, महासचिव। ठीक है, वो कौन है? लिम जोक हुई। ठीक है, ये इन्होंने कब ज्वाइन किया था इसको? 1 जनवरी 2018 को इन्होंने ज्वाइन किया था। कहाँ से है? किस देश से? ब्रुनई के हैं ये। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि हमने बात की थी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको बनाने के। तो आसियान के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सार्क के जैसे, यूरोप के जैसे, यूरोपियन यूनियन के जैसे इनके भी लगभग सभी के सेम ही हैं। इकोनॉमिकली कॉपरेशन की बात करते हैं सभी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, सोशल, यही सभी के यही है, लगभग मिले जुले ही हैं। तो देख लेते हैं इनका। जैसे कि बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, बात करते हैं सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड अप हो सके यहाँ के लोगों का। ठीक है, तो ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सब एक आपस में यही चाहते हैं कि हमें दूर ना जाना पड़े। ठीक है, हम ट्रेड के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए हम दूर जाएंगे, हम यूरोप की कंट्रियों के पास जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे। हम इससे अच्छा है कि आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ठीक है, तो हमारा जो रीजन है उसका डेवलपमेंट होगा, हमारे यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बाकी ये ट्रेनिंग, रिसर्च फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि इसमें कोऑपरेट करेंगे। फ्री ट्रेड की ये बात करते हैं। ठीक है, आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट।
ठीक है। बाकी इन्होंने एक कॉमन मार्केट की इन्होंने बात की है। 2015 में इन्होंने कॉमन मार्केट डेवलप किया जिसमें फ्री फ्लो होगा, ठीक है, मुक्त आवाजाही किसकी, गुड्स की होगी, सर्विसेज की होगी, इन्वेस्टमेंट की, स्किल लेबर, ठीक है, फ्री लॉ ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकली चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, जैसे यूरोपियन यूनियन ने किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आप ये हिंदी में है, इनको भी आप नोट कर सकते हैं हिंदी स्टूडेंट्स, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो ये बात करते हैं कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, सॉवरेनिटी, इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस। एक दूसरे के कि हम जो इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है, इक्वलिटी है, उसका हम सभी सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे उसको। इसके अलावा राइट टू एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एक्सिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। बाहरी जो इंटरफेरेंस है, एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है उससे दूर रहेंगे, ठीक है, वो उससे मुक्त रखा जाएगा इस क्षेत्र को, जो मेंबर्स हैं। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो देश के अपने जो डोमेस्टिक मामले हैं उनको, उसमें कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके अलावा जो डिस्प्यूट होंगे उसको भी पीसफुल निपटाएंगे, इसकी भी बात करते हैं ये। रिनाइसेंस ऑफ द थ्रेट टू ऑफ और यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, शक्ति के इस्तेमाल की हम बात नहीं करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट है आपस में, ठीक है, तो उसको शांतिपूर्ण निपटाएंगे। तो इफेक्टिव कॉपरेशन की ये बात करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये इनके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर ही काम करते हैं। हिंदी में भी नोट कर सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका एक मोटो है, मोटो ऑफ आसियान, या उसका आदर्श वाक्य हम कह सकते हैं, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। ये इनका आदर्श वाक्य है या मोटो है इनका, ठीक है। इसके अलावा है ASEAN+3, जो आसियान के जो मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, उनके अलावा 3 देश और इन्होंने शामिल किए हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन है, चीन है, जापान है और साउथ कोरिया, ठीक है। तो इन देशों के साथ में ये कॉपरेट किन मामलों में करेंगे, इन मामलों में करेंगे, ठीक है, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी, नेचुरल गैस, ऑयल मार्केट स्टडीज, ऑयल स्टॉक पिलिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इन सेक्टर्स में ये सभी देश इन देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस तरीके से ASEAN+3 के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से उसको करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने अभी हमने बात की थी ASEAN+3 के बारे में। ASEAN 3 के अलावा इन्होंने एक और है ASEAN+6। इसमें आसियान के जो 10 मेंबर हैं उनके अलावा 6 मेंबर हों। ASEAN+3 में कौन है, चीन, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है। ASEAN+6 में इनके अलावा ये कंट्रीज भी शामिल हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्होंने इन देशों के साथ में कॉपरेशन के लिए इनका साथ होने की बात इन्होंने की है कि इन देशों के साथ हम कॉपरेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2003 में जो नोवा जो सार्क समिट हुई थी 9th, उसमें आसियान समुदाय की स्थापना की इन्होंने बात की, आसियान कम्युनिटी की, किसका स्थापना हम करेंगे। तो सेबू घोषणा पत्र के नाम से उसको जाना जाता है। उसके अनुसार इनको 2015 तक इसका एस्टेब्लिशमेंट करना था, आसियान कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी में 3 कम्युनिटी की बातें करते हैं, 3 कम्युनिटी पिलर्स हैं, जिसमें
आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, APSC के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल मामलों की बात करता है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। दूसरा है इकोनॉमिक कम्युनिटी है, AEC, जो इकोनॉमिक मामलों में के बारे में है ये। इसके अलावा है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो 3 कम्युनिटीज़ इन्होंने बनाई हैं, या तीनों आपस में सपोर्ट करते हैं इन विषयों पर। ठीक है, इन बातों में ये सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा समिट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो फर्स्ट समिट या लास्ट समिट के बारे में ऑलमोस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट समिट जो हुई थी इसकी कब हुई थी बाली, इंडोनेशिया में 1976 में। इसके अलावा 35th समिट हुई थी इसकी करंट में, वो हुई थी नवंबर 2019 में हुई थी, 2019 में बैंकॉक में हुई थी ये। और इसके अलावा देखिए इंडिया और आसियान का आपस में कॉपरेशन है। ठीक है, किन मामलों में है, तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, इसके अलावा दोनों देशों के बीच में ये आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बीच में और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता, कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं होगा, चीज़ें एक देश से दूसरे इन देशों के बीच में और भारत के बीच में आ जा सकेंगी, मुक्त आवाजाही उसकी होगी। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, इन सेक्टर्स में भी कॉपरेशन की बात की गई है कि भारत और आसियान के जो मेंबर कंट्री, आसियान के जो देश हैं, ये इन सभी सेक्टर में कॉपरेट करेंगे। आसियान पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसके सक्सेसता इसकी किन सेक्टर्स में है। ठीक है, हम इसकी पावर्स को कैसे पहचान सकते हैं आसियान की। तो देखिए 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दुनिया का, विश्व का जो है 3रा सबसे बड़ा बाजार है। मार्केट बिगर देन यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थन अमेरिका। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से भी बड़ा बाजार है, तो इसका महत्व हम मतलब इसी बात से समझ सकते हैं। एशिया 3rd एंड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एशिया में 3रे नंबर पर और विश्व में 6ठे नंबर पर सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है इनकी है। ठीक है, तो इससे भी इनकी इम्पोर्टेंस का हमको पता लगता है। इसके अलावा इन्होंने फ्री ट्रेड साइन किया है, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देश शामिल हैं। तो बड़े देश इसमें शामिल हैं, इंडिया और चाइना जैसे देश इसमें शामिल हैं, तो इसके महत्व को समझा जा सकता है। जापान है, उसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका महत्व अभी सामने आता है। इसके अलावा 4th मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टारगेट ग्लोबली। इनका विश्व के स्तर पर 4था सबसे लोकप्रिय निवेश का इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो इसके अलावा 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की जो 3रे नंबर की जो इनकी में जो पॉपुलेशन है इनके कंट्रीज़ की मेंबर्स की, वो 3री सबसे बड़ी पॉपुलेशन मानी जाती है, 3rd लार्जेस्ट 3रे नंबर पर। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है, देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्किल्ड वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है अंडर द एज ऑफ 30, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग आधी जनसंख्या जो है वो 30 साल से कम उम्र की जनसंख्या वाली 30
साल से कम उम्र की जो पॉपुलेशन इसमें है, तो वो यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन वो इनके जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, देश को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन में वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आसियान हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू रीजनल स्टेबिलिटी बाय क्रिएटिंग द नेसेसरी नॉर्म्स एंड प्रमोटिंग ए नेचुरल इन्वायरमेंट टू मीट कॉमन चैलेंजेस। तो इसके अलावा जो ये आसियान की जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने जो ज़रूरी मानदंड हैं उनका निर्माण इन्होंने किया है। तटस्थ वातावरण की बात करते हैं, तो इन्होंने आगे बढ़ने की बात की है इस तरीके से कि जो आपस में जो डिस्प्यूट है उनको निपटाया जाएगा, उनको पीसफुली उनका सॉल्यूशन किया जाएगा, और डिस्प्यूट को आगे बढ़ावा ना देकर तटस्थ रहते हुए आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। देखिए, हर संगठन के अपने कुछ स्ट्रेंथ भी होती हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ उसकी वीकनेस भी होती हैं। तो इसी तरीके से आसियान को भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रीजनल इम्बैलेंस किसमें, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को लेकर। ठीक है, सिंगल मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस क्या है, वो इम्बैलेंस है। ठीक है, असमानता है वहाँ पर, क्षेत्रीय असंतुलन है। इसके अलावा गैप है रिच और पॉवर्टी को लेकर, अमीरी और गरीबी की खाई है। जैसे कि सिंगापुर में जो पर कैपिटा जो जीडीपी है वो कितनी है, 53,000 2016 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली, जबकि कंबोडिया में कितनी है, वो 1300। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गैप है। जो कॉपरेशन हो सकता है, जो दोस्ती हो सकती है, वो ये कहा जाता है कि इकोनॉमिकली स्टेटस लगभग समान होना चाहिए, इक्वल वालों में ही आपस में कॉपरेशन हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा गैपिंग हो तो वहाँ पर डिस्प्यूट आते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के लिए वो सम्मान वाली भावना नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें भी वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इनमें तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इनमें तो डेमोक्रेसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। फिलीपींस में जैसे कि पार्लियामेंट रिपब्लिक है। थाईलैंड में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। लेकिन ब्रुनेई में क्या है, ब्रुनेई में एब्सोल्यूट मोनार्की, वहाँ पर राजशाही है। ठीक है, वो एक इस्लामिक स्टेट है। इसके अलावा वियतनाम में, वियतनाम क्या है, कम्युनिस्ट स्टेट है, वो साम्यवादी शासन प्रणाली है, वहाँ पर वन पार्टी स्टेट है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर वियतनाम। लाओस में भी इसी तरीके से, लाओस भी जो है कम्युनिस्ट कंट्री है। इसके अलावा कंबोडिया है, कंबोडिया भी वन पार्टी स्टेट है। तो इस तरीके से जो इनकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो सभी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो यहाँ भी डिस्प्यूट आपस में एक दूसरे को में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है साउथ, जो चाइना जो सी है, ठीक है, वो सबसे बड़ा एक इश्यू बन रहा है। ये देखिए, इस मैप से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये चाइना है, ये सार्क की कंट्रीज़ हैं मेंबर, फिलीपींस है, ये ब्रुनेई है, मलेशिया, वियतनाम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सी है, ये समुद्र। ये जो लाइन आप देख रहे हैं रेड वाली, ये चाइना ये अपना पूरा इस पर डोमिनेंट जमाता है। वो कहता है कि ये पूरा जो है, इस पर मेरा आधिपत्य, इस पर ये पूरा अपना क्लेम करता है वो। ठीक है, मतलब पूरे सी पर ही कंट्रोल करता है, पूरे समुद्र पर ही वो कंट्रोल करता है चाइना एक तरीके से। और ये आर्टिफिशियल आइलैंड भी उसने बना दिया यहाँ पर ये। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वियतनाम, ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन, इसमें वियतनाम अपना क्लेम कर रहा है। यहाँ
मलेशिया क्लेम कर रहा है, ब्रूनेई यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूशन है। जबकि चाइना जो है वो ASEAN+3 में आता है। ठीक है, चाइना उसमें मेंबर है। तो जब ये डिस्प्यूट्स होंगे आपस में तो कॉपरेशन कैसे होगा? ठीक है, तो ये चैलेंज इनको फेस करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट का इश्यू है वो भी इन देशों के बीच में डिस्प्यूट का कारण है। जैसे कि म्यांमार में रोहिंग्याओं का जो इश्यू है उसको लेकर इश्यू है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सामने तो उसको अगर फेस किया जाए तो ठीक है, चलिए जी प्रॉब्लम का सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन उनको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की बजाय उसका सामना करने के बजाय उसको टाल दिया जाता है। ठीक है, उसको फेस नहीं करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई सेंट्रल ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कहते हैं सॉल्व आउट कर सके। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में है, उनके पास एक कोर्ट है अपना। ठीक है, अपना पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पूरा। तो इनके पास ऐसा कोई ढांचा नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। इसके अलावा इन इफिशिएंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म, ठीक है, वेदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकली जो भी डिस्प्यूट इनके बीच में होते हैं उनको भी निपटाने के लिए भी ऐसा तंत्र इनके पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आसियान कुछ सेक्टर्स में आगे भी बढ़ रहा है इकोनॉमिकली। ठीक है, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिस्प्यूट भी काफ़ी है जिस वजह से आसियान कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिन उद्देश्यों को लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी।